राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। यूजीसी नेट का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जून 2014 का देखा था और इसमें हम देखेंगे दिसंबर 2014 का पेपर। ठीक, तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। कुल 75 प्रश्न हैं इस पेपर में और पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन पूछा है, क्या है, च है, ट है कि औ है। तो यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन जो है वो क्या है, आधा क और य। ये क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया रूप ग्रहण करते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क प्लस य मिलके क्य बना है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। मतलब जब दो अलग अलग व्यंजन मिलके एक में बनते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये च क्या है, ये च ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है। और औ तो संयुक्त स्वर है, ट मूर्धन्य व्यंजन है। और जब एक समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन। पर जब अलग अलग व्यंजन मिलते हैं आपस में तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सी भाषा नहीं शामिल है। तो डोगरी है, मणिपुरी है, मैथिली है, पर छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ी, ब्रज, भोजपुरी ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषाएं, तो ये ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न है कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। रिठड़ेमी चर्यू, नहीं, ये तो स्वयंभू की रचना है। ऋय कुमार चर्यू, हाँ, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ऋय कुमार चर्यू। रिठड़ेमी चर्यू, परम चर्यू स्वयंभू का हो गया। भविष्यत कहा धनपाल का हो गया। बचा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, बहमड़े ही म जाड़ंत ही भेऊ एवं पढ़ियऊ ए उच्चऊ बेऊ। मट्टी पानी कुसलई पढ़ंत घर ही बैसी अग्गी हुड़ंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं सरहपा की हैं। किसकी हैं, सरहपा ने लिखा है, बहमड़े ही म जाड़ंत ही भेऊ एवं पढ़ियऊ ए उच्चऊ बेऊ। तो ये सरहपा की पंक्ति है। गोरखनाथ की भी पंक्ति दी गई है। क्या है, हऊ की न बोली बा ठऊ की न चली बा धीरे धरी बा पाँव। रैदास की दी है, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमार। कबीर का दिया है, बिन रोए क्यों पाए ये प्रेम प्यारा मित्र। किसका है, कबीर का। 5वां प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो मैकाले नहीं है, ग्रर्सन नहीं है, कामिल बुल्के नहीं है, गिल क्राइस्ट। गिल क्राइस्ट के माध्यम से फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि संशयात्मा। संशयात्मा किस कवि की रचना है। अशोक वाजपेयी की, नहीं। कुंवर नारायण की, नहीं। ज्ञानेंद्रपति, हाँ, संशयात्मा काव्य कृति ज्ञानेंद्रपति की है। इसका प्रकाशन हुआ था 2006 में। ज्ञानेंद्रपति की रचना है। कुंवर नारायण की भी रचना दी गई है, कहीं नहीं वही।
नहीं सॉरी, अशोक वाजपेयी की दी गई है। कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी की है 1994 में। फिर है कोई दूसरा नहीं 1995 में कुंवर नारायण का। फिर मोहनदास 2010 में कहानी है उदय प्रकाश की। मोहनदास पे साहित्य अकादमी भी मिला है इनको। चलिए 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है आपसे कि एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो काल की। संकलन त्रय में काल आता है, स्थान आता है और कार्य आता है। कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। और बाकी ये सब आपके पताका प्रकृति दिए गए हैं। ये आपके क्या है? अर्थ प्रकृतियां हैं जो कि 5 होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। और संकलन त्रय में 3 आते हैं, एक काल है, एक स्थान है और एक कार्य या वस्तु है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। 9 नंबर का है कि इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद नहीं है तो शांत रस का स्थायी भाव है, व्रीड़ा भी नहीं है, उन्माद भी नहीं है। अनुभाव का एक भेद है आहार्य। क्या है? आहार्य अनुभाव का एक भेद है। भरत मुनि के अनुसार अनुभाव के 3 भेद हैं, वाचिक, आंगिक, सात्विक। ये ध्यान देना है कि भरत मुनि ने अनुभाव के 3 ही भेद माने हैं, जबकि हम लोग अनुभाव के 4 भेद मानते हैं, सर्वमान्य है। लेकिन भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक, निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद ये संचारी भाव हैं। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अभिधा कहाँ होती है कि शब्द में जहां मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है वहां अभिधा होती है, और शब्द में जहां मुख्यार्थ बाधित हो, लक्ष्यार्थ है, वहां लक्षणा होती है। और जहां पे मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हो, व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित हो, वहां पे व्यंजना होती है। तो ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी की विधा क्या है? तो प्रसाद जी ने उर्वशी लिखा है, दिनकर ने भी लिखा है, पर दिनकर की उर्वशी महाकाव्य की श्रेणी में आती है, प्रबंध काव्य की। और प्रसाद की जो उर्वशी है ये चंपू काव्य है। 1909 में इसका प्रकाशन हुआ और प्रसाद जी की उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? कि जो काव्य गद्य और पद्य मिश्रित हो, उसमें गद्य भी हो पद्य भी हो, उसे हम चंपू काव्य का नाम देते हैं। तो उर्वशी चंपू काव्य है। 12 नंबर का प्रश्न है कि काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? तो काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दिया वामन ने। ठीक, वामन ने दिया। क्या दिया? गुणम विपर्य यात्मानो दोषाः, गुणम विपर्य यात्मानो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अव्यय ही दोष है। वामन ने दोषों की संख्या 20 बताई है। गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य दंडी हैं। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामह ने किया था। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट है। ठीक, इसमें कई ठो मोस्ट चीज दी हुई थी। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में दिया है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इनमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो गया है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहां समानता के कारण दूसरी वस्तु को दूसरा मान लिया जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस उदाहरण में नायिका के पैर में
महावर मतलब रंग लगाने के लिए नाइन आई है, लेकिन नायिका के पैर की लालिमा इतनी थी कि नाइन को पहले से महावर लगे होने का भ्रम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अगला है प्रश्न कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसका है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, वृत्त और विकास किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। रीति और शैली नंदुलारे वाजपेयी का। हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे का। तो ध्यान देना है, वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी, रीति और शैली नंदुलारे वाजपेयी। अगला है प्रश्न कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज जीवनी है, और ये जीवनी लिखा है सुधा चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी, तो उन्होंने अपनी मां की जीवनी लिखा है। अगला है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 1966 में छायावाद का पतन लिखा है डॉक्टर देवराज ने। कवि और काव्य लिखा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। प्रसाद निराला और पंत लिखा है नंदुलारे वाजपेयी ने। आस्था और सौंदर्य लिखा है रामविलास शर्मा ने। आगे आते हैं 17 नंबर में। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? 1997 में प्रकाशित हुई। तो एक पत्नी के नोट्स रचना है ममता कालिया का। ठीक, और एक पति के नोट्स भी किसी की रचना है। तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि एक पति के नोट्स किसने लिखा है। अगला है एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का। आंखों की दहलीज मेहरुनिशा परवेज का। बेगाने घर में मंजुल भगत का। 18 नंबर का है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह। तो इनका पहला कहानी संग्रह परिंदे है। जलती झाड़ी, बीच भास में, कौए और काला पानी, ये भी इनकी ही कहानियां हैं, लेकिन पहला कहानी संग्रह इनका परिंदे है जो 1960 में आया। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौए और काला पानी पे इनको पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य अकादमी। चलिए आगे आते हैं। 19 नंबर में दिया है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो भुक्तिवाद जो है वो भट्ट नायक का मत है। किसका? भुक्तिवाद भट्ट नायक का मत है। अगला प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक है, वाचिक है, आहार्य है, सात्विक है। तो स्वर भंग आपका सात्विक अनुभाव है। कैसा अनुभव? सात्विक अनुभव। इसे मानसिक अनुभाव भी कहते हैं। ये पवित्र माना जाता है। इसके 8 भेद माने जाते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद: स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय। कायिक, कायिक किसे कहते हैं? तो कायिक शारीरिक चेष्टाएं करना कायिक है। वाचिक, वाचिक आपका वाणी से बातचीत या प्रयोग करना। आहार्य, आहार्य वस्त्र या सज्जा द्वारा आकर्षित होना, वो आहार्य है। अगला है प्रश्न कि प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? राजश्री का? नहीं। स्कंदगुप्त का? हाँ। सर्वनाग जो पात्र है वो स्कंदगुप्त नाटक का है। सर्वनाग स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र देख सकते हैं। सर्वनाग है, मातृगुप्त है, धातुसेन है, अनंत देवी है, और भी बहुत पात्र हैं इसमें। राजश्री के भी कुछ पात्र देख सकते हैं। गृहवर्मा है, विकट घोष है, राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है। जन्मेजय का नागयज्ञ के पात्र हैं। उत्तक है, मणिमाला है, जरत्कारु है, दामिनी है, काश्यप है। विशाख के पात्र देख सकते हैं। नरदेव है, चंद्रलेखा है, इरावती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अंधा कुआं, साच कहूं तो,
चिंदियों की एक झालर, नेपथ्य राग। तो अंधा कुआं, साच कहूं तो, नेपथ्य राग, ये तीनों नाटक स्त्रियों की समस्या से संबंधित हैं। पर चिंदियों की एक झालर ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, आप ध्यान देंगे। साच कहूं तो प्रभाकर श्रोत्रिय का नाटक है और बिसलदेव रासों पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और नेपथ्य राग मीरा कांत का नाटक है, ये भी स्त्रियों की समस्या पर आधारित है। लेकिन चिंदियों की एक झालर जो अमृत राय का नाटक है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 23 नंबर पे। अंत हाजिर हो। अंत हाजिर हो किसका नाटक है? तो अंत हाजिर हो मीरा कांत का नाटक है। नेपथ्य राग भी है इनका। और आप शांति मेहरोत्रा के भी नाटक देख सकते हैं। एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, मृणाल पांडे का नाटक है। जो राम रचि राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, काठ की गाड़ी और बाज घाट, ये त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। बहुत अच्छी पंक्ति है। मस्ती का आलम जहां चले, हम हाथ उड़ाते वहां चले, सॉरी धूल उड़ाते। तो ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। नवीन की पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। सुभद्रा कुमारी चौहान की है, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। माखनलाल चतुर्वेदी की है, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम ना हो। तो ये किसका है? भगवती चरण नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी का, जगे एशिया हिले विश्व। अगला है प्रश्न की बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। किसकी पंक्ति है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। अगला है कि जन जन में ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता उस रवि का, नागार्जुन की है। फिर है, हाय यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं। हाय यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन का। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, त्रिलोचन की पंक्ति है। चलिए आगे आते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में भी एक पंक्ति दी गई है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति की पंक्ति है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जन्म अवधि हम रूप निहारल, तिरुपति भेल, विद्यापति। हित हरिवंश की भी पंक्ति दी गई है यहाँ पे। कहाँ कहो इन नयन की बात, ये अति प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। फिर रसखान की है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान। फिर मीराबाई की है, जोगी मत जा पाए परू चेरी तेरी है। तो मीराबाई की इस पंक्ति की भाषा बताना है आपको कि जोगी मत जा पाए परू चेरी तेरी हैं, ये मीराबाई ने किस भाषा में लिखा है, क्योंकि इसकी भाषा पूछी जा चुकी है। अगला है प्रश्न 27 नंबर का। एक पंक्ति है, बहुत अच्छी है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। किसकी है? तो ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, किसकी है? दिनकर की। अगला है, टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। फिर है, प्रेम तुम्हारा है मेरी इन आंखों का आकाश, मृदु मुस्कान तुम्हारी मेरे प्राणों का उल्लास, नरेंद्र शर्मा का है। फिर है, हे मेरी तुम
आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, केदारनाथ अग्रवाल का है। तो प्रेम तुम्हारा है मेरी इन आंखों का आकाश, नरेंद्र शर्मा कहते हैं। और हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं। अगली पंक्ति है 28 नंबर की काव्यशास्त्र से। लोकवृत्तानुकरणम नाट में तन्मया कृतम। लोकवृत्तानुकरणम नाट में तन्मयता कृतम, किसकी पंक्ति है ये? तो ये है भरत मुनि की, आचार्य भरत की ये पंक्ति है। फिर है अभिनव गुप्त की प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसकी है? अभिनव गुप्त की है। फिर है धनंजय की विभावैर्नुभावैश्च सात्विक कैवर्य विभावरी भी। फिर है रामचंद्र गुरुचंद्र की रस को सुख कारक और दुख कारक दो वर्गों में बांटा है, किसने? तो रामचंद्र गुरुचंद्र ने। 29 नंबर का है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, ये जो उक्ति है भामा की है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, भामा का है। फिर है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, दंडी का। फिर है कि शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले आचार्य कौन हैं? तो उद्भट हैं। फिर है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य देछड़ात, ये मम्मट है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 30 नंबर का है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये है क्षेमेंद्र की पंक्ति, किसकी? क्षेमेंद्र की। आनंदवर्धन की भी पंक्ति यहाँ पे दी गई है कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। फिर मम्मट की है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। विश्वनाथ की है वाच्य तिड़ाइनी वांगय ध्वनिष्ठ काव्याभूतम। अगला है 31 नंबर का कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, तो ये मत है कॉलरिज का। किसका? कॉलरिज ने कहा है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। एडिशन ने कहा है कि कल्पना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष दृश्य से प्रभावित होती है। और मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि काव्य जीवन की आलोचना है। अगला है 32 नंबर का कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? तो ये कथन है पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। प्रसाद ने क्या कहा है? प्रसाद ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। निराला ने कहा है कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। और महादेवी ने कहा है कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। तो कविता के बारे में ये चारों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चारों पूछे गए हैं। अगला है 33 नंबर का प्रश्न कि कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। तो कारणमाला, माला दीपक और एकावली ये श्रृंखला मूलक अलंकार हैं, लेकिन काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। जहां पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि बाद में कथित आगे के लिए आधार की कड़ी या कारण या माला बनती जाती है, वहां पर कारण माला, माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। जबकि जहां युक्ति द्वारा कारण देकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। 34 नंबर का प्रश्न है
इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ओकार बहुला। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है, ये आकार बहुला है। खाना, पाना क्या है? आकार बहुला। खड़ी बोली कैसी है? आकार बहुला है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला है। मारवाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली भी ओकार बहुला है। ठीक, और आपकी भोजपुरी तो इकार बहुला है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में दिया है कि विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? तो विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है। भिखारी दास की भी रचना कुछ देख सकते हैं, जैसे रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, शतरंज शतिका है। पद्माकर की देख सकते हैं, पद्मा भरत, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। ठीक, सेनापति की देख सकते हैं, कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर में दिया है कि गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज 1954 में प्रकाशित हुआ और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी? निराला की। गुंजन देखेंगे तो 32 में आई पंत की। चित्ररेखा रामकुमार वर्मा का काव्य है और संधि गीत महादेवी वर्मा का है। अगला है 37 नंबर का प्रश्न कि छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। तो छाया नामक एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। छाया एकांकी उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। चरवाहे एकांकी अश्क ने लिखा है। कामकंदला एकांकी रामकुमार वर्मा ने लिखा है और धूम शिखा उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। छाया एकांकी जो है वो सुदर्शन की है, उदय शंकर भट्ट की तो धूम शिखा है। ठीक, गलती से उदय शंकर भट्ट हो गया, नहीं, इसको सुधार करेंगे। छाया नामक एकांकी के लेखक सुदर्शन है। सुदर्शन की एकांकी क्या है? छाया एकांकी है। ठीक, चरवाहे अश्क की कामकंदला रामकुमार वर्मा की और धूम शिखा उदय शंकर भट्ट की। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन कि राजेंद्र यादव की कहानी है। बदबू है? नहीं, बदबू तो शेखर जोशी की है। गदर? गदर भी नहीं है, गदर रांगे राघव का है। नहीं, उनका तो गदल है। गदर उपन्यास है ऋषभ चंद्र जैन का। जानवर और जानवर मोहन राकेश की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की। चलिए अगला है 39 नंबर का कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, ये ध्यान देना है। साधारणीकरण के प्रस्तोता भट्ट नायक हैं। शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है और नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की तथा कवि की भावना का साधारणीकरण माना। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। अगला प्रश्न है कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक अभंग श्लेष और एक सभंग श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो या एक शब्द के कई अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष का अर्थ चिपका हुआ है। इसके 2 भेद होते हैं। अगला है 41 नंबर का कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही क्रम बताइए। सिंह सेनापति है, शेखर एक जीवनी है, राम रहीम है, अलका है। तो सबसे पहले आएगा निराला का उपन्यास अलका। अलका कब है?
तो यहाँ देख सकते हैं अलका है आपकी 1933 में, निराला का। फिर उसके बाद आएगा राम रहीम राधिका रमन प्रसाद सिंह का 1936 में। फिर आएगा शेखर एक जीवनी 1941 में अज्ञे का। फिर सिंह सेनापति आएगा 1942 में राहुल सांकृत्यायन का। सबसे पहले अलका है 33 में, राम रहीम 36 में, शेखर एक जीवनी 41 में, सिंह सेनापति 42 में। अगला है 42 नंबर का प्रश्न कि रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे पहले इनका उपन्यास है मैला आंचल 1954 में। फिर दूसरे नंबर पे आता है पढ़ती परिकथा 1957 में। फिर है दीर्घतपा 1963 में। फिर है पलटू बाबू रोड 1979 में, 1979 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 नंबर का है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की कहानियों का सही क्रम बताइए। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो बिल्कुल यही इनका क्रम है। प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो छाया यहाँ पे चूंकि नहीं दिया है, छाया 1912 में है। प्रतिध्वनि आप देखेंगे तो 1926 में है। आकाशदीप 28 में है। आंधी 1931 में है और इंद्रजाल 1936 में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौवालीस नंबर का प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आएगा सितारे शिव प्रसाद सिंह का इतिहास तिमिर नाशक। शिव प्रसाद सितारे हिंद का इतिहास तिमिर नाशक जो कि 1873 में है। फिर आएगा बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे जो 1903 या 1905 मतलब इन्हीं के बीच में आता है वो। फिर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता जो कि 1943 में है। फिर आएगा सबसे अंत में सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का 1960 में। तो सबसे पहले इतिहास तिमिर नाशक है 73 में, शिव शंभू के चिट्ठे 3 में, साहित्य देवता 43 में, सीढ़ियों पर धूप में 60 में। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही क्रम बताइए। तो इनका हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग रामविलास शर्मा का जो कि इन्होंने लिखा है 1943 में। फिर आएगा भाषा साहित्य और संस्कृति जो कि है 1954 में। फिर आएगा परंपरा का मूल्यांकन जो कि 1981 में। फिर आएगा बड़े भाई जो कि 1986 में। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति, फिर परंपरा का मूल्यांकन, फिर बड़े भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 नंबर का प्रश्न है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद तो नहीं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है डी ऑप्शन। सबसे पहले ध्वनि आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है। भाषा निर्माण में भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्दों से पद का निर्माण होता है और पदों से वाक्य बनता है। अतः भाषा निर्माण का आरोही क्रम में देखें तो ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है। अगला है 47 नंबर का कि उच्चारण के स्थान पे कंठ से लेके मुख विवर में उच्चरित व्यंजनों का सही क्रम है। तो सबसे पहले तो कंठ ध्वनि आती है, फिर तालव्य आती है, फिर वत्सर्य आता है, फिर दंत्य आता है, फिर ओष्ठ्य आता है। ठीक, सबसे पहले कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य और वोट्स। तो कंठ तो जानते ही हैं, क वर्ग है आपका और स्वरों में अ आ है। तालव्य भी जानते हैं, च वर्ग है आपका, स्वरों में ई है। दंत भी जानते हैं आपका त वर्ग है और ओष्ठ आपका प वर्ग है, प फ ब भ म। पर वत्सर्य ध्वनियां है 4 ठो, न र ल श।
न, र, ल, श, ये आपकी क्या है? वत्सर ध्वनियां हैं। अगला है कि देवनागरी लिपि का विकास का सही क्रम बताइए, 48 नंबर का। तो ये प्रश्न F है, क्योंकि यहाँ पे सब विकल्प क्या है? गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे होना चाहिए था सबसे पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी, पर किसी विकल्प में ऐसा नहीं दिया है। सबसे पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। अगला है 49 नंबर का कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले हानूस आएगा, फिर माधवी आएगा, फिर मुआवजे आएगा, फिर आलमगीर आएगा। आलमगीर भीष्म साहनी का नाटक है, पर आलमगीर किसी का उपन्यास भी है। तो आप बताएंगे किसका उपन्यास है? हानूस। हानूस का आप डेट देख सकते हैं, 1977 में है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में है। माधवी 1985 में है। मुआवजे 93 में है। रंग दे बसंती चोला 98 में, आलमगीर 99 में। ये सभी भीष्म साहनी के नाटक हैं। भीष्म साहनी का डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को भी कमेंट में बताना है, ठीक? चलिए अब आते हैं विष्णु प्रभाकर। तो भीष्म साहनी के बताएंगे तो विष्णु प्रभाकर का भी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। इनको क्यों छोड़े हम लोग, इनका भी पूछता है। तो विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है, इनके भी नाटकों का। तो इनका सबसे पहले आएगा डॉक्टर। डॉक्टर जो कि एक ही विकल्प में दिया है, डी। डॉक्टर आएगा, फिर युगे युगे क्रांति, फिर टूटते परिवेश, फिर सत्ता के आर पार। डॉक्टर है 1958 में, युगे युगे क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, और सत्ता के आर पार है 1981 में। तो डॉक्टर 58 में, युगे युगे क्रांति 69 में, टूटते परिवेश 74 में, सत्ता के आर पार 81 में। देखिए यहाँ पे दिया भी है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम बताइए। इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ याद करने को कहती हूँ कि सबका याद रखिए। तो केदारनाथ अग्रवाल आपके 1911 में है, तो सबसे पहले यही आएंगे। फिर आएंगे त्रिलोचन 1917 में है, फिर धर्मवीर भारती 1926 में है, फिर रघुवीर सहाय 1929 में है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक? तो 51 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, 52 नंबर पे। तो दिया है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे भी क्रम लगाना है। हरिऔध हैं, नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो सबसे पहले तो आपके हरिऔधी आ जाएंगे 65 में, 1865 में हैं। और इसके बाद आएंगे मैथिली शरण गुप्त जो कि 1864 में हैं। फिर आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जो कि 1889 में हैं। और सबसे लास्ट में आएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि 1897 में हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं दी गई हैं। निशा निमंत्रण है, मधु कलश है, मधुबाला है, मधुशाला है। तो सबसे पहले तो मधुशाला आती है 1935 में। फिर आता है मधुबाला 1936 में। फिर आता है मधु कलश 1937 में। फिर आता है निशा निमंत्रण 1938 में। तो साला है, बाला है, कलश है, निशा निमंत्रण है। और डेट भी बिल्कुल क्रम से है 35, 36, 37, 38। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल यहाँ पे वही दिया भी है। चलिए 54 नंबर पे दिया है कि जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे श्रीधर पाठक हैं, रत्नाकर हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, मुकुटधर पांडे हैं। तो यहाँ पे तो आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। सबसे पहले भाई श्रीधर पाठक आते हैं 1859 में। फिर आते हैं रत्नाकर 1866 में। फिर आ जाएंगे 89 में रामनरेश त्रिपाठी, फिर 95 में मुकुटधर पांडे।
1859 में श्रीधर पाठक हैं, 1866 में रत्नाकर हैं, 1889 में रामनरेश त्रिपाठी हैं, 1895 में मुकुटधर पांडे हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 में दिया है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताइए। दादू दयाल हैं, गुरु नानक हैं, मलुकदास हैं, सुंदरदास हैं। तो सबसे पहले आपकी गुरु नानक आएंगे 1469 में। कब है नानक? 1469 में है। फिर दादू दयाल हैं 1554 में। फिर मलुकदास हैं 1574 में। फिर सुंदरदास हैं 1596 में। तो नानक 1469 में, दादू दयाल 1554 में, मलुकदास 74 में, सुंदरदास 96 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। 56 नंबर में स्थापना दिया है कि मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। सही है स्थापना। तर्क दिया है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जकड़ जाता है। तो ये गलत दिया है। स्थापना सही है लेकिन यहाँ पे तर्क क्या है वो गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 57 पे आते हैं। 57 में स्थापना दी गई है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। यह स्थापना है। और तर्क है क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो 57 का दोनों सही होना चाहिए और बिल्कुल दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध एक आस्था या विश्वास है और यह आस्था ही धर्म है। धर्म की साधना व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात धर्म को मानना या न मानना व्यक्तिगत है। साध्य और साधक के एक होने का माध्यम साधना ही है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं 57 में। अब आते हैं 58 में। 58 में स्थापना दी गई है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बिल्कुल सही है। तर्क दिया है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। ये भी सही है। स्थापना और तर्क दोनों यहाँ पे सही है। व्याख्या दिया है कि सामाजिक जीवन में समन्वय को बनाए रखने के लिए करुणा या दया का होना आवश्यक है। करुणा और व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। करुणा के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं। 59 में स्थापना दिया है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे का नाम नहीं है। तो स्थापना सही है। तर्क दिया है क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। ये भी सही है। स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों आपका सही दिया हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या है कि साहित्य का इतिहास रचनाकारों के उत्थान और पतन का विवरण मात्र ही नहीं होता, यह साहित्य के विकास एवं संवर्धन की प्रक्रिया को दर्शाता है। साहित्य का इतिहास मनुष्य या समाज के क्रियाकलाप को क्रमबद्ध तरीके से सार रूप में प्रस्तुत करता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न 60 नंबर का। 60 नंबर में स्थापना दी गई है कि जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। क्या है स्थापना? कि जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। सही है। तर्क दिया है क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो स्थापना सही है लेकिन तर्क क्या है? तर्क आपका गलत दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 पे आते हैं। 61 में दिया है स्थापना कि काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क है क्योंकि कला कौशल और शिल्प है,
जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। तो यहाँ पे तो दोनों सही लग रहा है और दोनों सही है भी। ठीक, स्थापना और तर्क दोनों सही दिया है। व्याख्या दिया है कि भारतीय परंपरा में कुल 64 कलाएं मानी जाती हैं। काव्य को विद्या या ज्ञान माना जाता है और कला को उपविद्या। इस 64 कलाओं में काव्य सम्मिलित नहीं है। कला को कौशल और शिल्प माना जाता है और काव्य को ज्ञान एवं जीवन के विस्तृत पटल का सृजनात्मक रूप। काव्य के द्वारा हम सत्य एवं असत्य को पहचानने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है। 62 में आते हैं। 62 में स्थापना क्या दी गई है? यहाँ पे दी गया है कि नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तो बिल्कुल गलत है। नाटक शुद्ध साहित्य होता है लेकिन इसमें अभिनय की प्रधानता होती है। और तर्क दिया है कि लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो दोनों गलत दिया है। ठीक, यहाँ पे स्थापना और तर्क आपका दोनों गलत हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया है कि नाटक शुद्ध साहित्य होता है, इसमें अभिनय की प्रधानता होती है। नाटक की आलोचना काव्य की आलोचना के लिए स्थापित प्रतिमानों पर नहीं की जा सकती। नाटक केवल नट की क्रिया ही नहीं है, इसके द्वारा समाज तथा व्यक्ति की अच्छाइयों एवं बुराइयों को और मानव मन को विश्लेषित किया जाता है। स्थापना में नाटक को शुद्ध साहित्य माना गया है जबकि तर्क में इसे साहित्य नहीं माना गया है, जो अपने आप को स्वतः ही गलत सिद्ध करता है। अतः कथन ए और आर दोनों ही गलत हैं। 63 नंबर में स्थापना दिया है कि साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाता है। तो बिल्कुल सही दिया है। तर्क दिया है क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्थापना सही है लेकिन तर्क क्या है? गलत है। 64 में आते हैं। 64 में स्थापना दिया है कि मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। सही है। तर्क दिया है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो ये गलत है। तर्क गलत है और स्थापना सही दी गई है। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति मनुष्य को सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है। और समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार करता है, इसीलिए स्थापना सही है और तर्क क्या है? गलत है। 65 पे आते हैं। 65 में स्थापना दिया हुआ है कि साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। सही है। तर्क दिया है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तर्क भी सही है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही है। साहित्य में व्यक्तिगत विचार समाज के बहुमुखी विकास को प्रतिबंधित करता है। व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता का भाव पैदा होता है, जबकि समाज में समभाव या समन्वय की आवश्यकता होती है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है। 66 नंबर में दिया है कि निम्न उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है वामा शिक्षक। तो वामा शिक्षक किसका उपन्यास है? ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी का। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वामा शिक्षक 72 में है, भाग्यवती 77 में है, निस्सहाय हिंदू 1890 में है, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में है और परीक्षा गुरु 82 में है श्रीनिवास दास का, जो हिंदी का पहला उपन्यास है। 67 में दिया है कि प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो पहले हैं अमृत राय। अमृत राय किस उपन्यास के पात्र हैं? अमृत राय प्रेमा के हैं। कृष्णचंद्र किसके हैं? तो कृष्णचंद्र हो जाएंगे आपके सेवा सदन के। देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ सेवा सदन के हैं बिल्कुल। कृष्णचंद्र किसके हैं? सेवा सदन के हैं। जान सेवक रंगभूमि के हैं। और उदय भानु आपके हैं निर्मला के। तो ये ध्यान देना है। अमृत राय प्रेमा के पात्र हैं, कृष्णचंद्र सेवा सदन का है, जान सेवक रंगभूमि का, और उदय भानु निर्मला का। तो कृष्णचंद्र सेवा सदन का, अमृत राय प्रेमा का, जान सेवक रंगभूमि का, उदय भानु निर्मला का। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं 68 पे। 68 में दिया है कि आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष के सुमेलित कीजिए। ये सब रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। तो दिया है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ सन 1924 में। फिर दूसरा ग्रंथ है रिचर्ड्स का द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। इसका प्रकाशन हुआ 1936 में। तीसरा है साइंस एंड पोइट्री। इसका हुआ 1926 में। चौथा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसका हुआ 1929 में। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 24 में, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 36 में, साइंस एंड पोइट्री 26 में, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 29 में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं 69 में। 69 में दिया है कि निम्न पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा। रागात्मक भाषा किस पुस्तक से संबंधित है? तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ये आपको ध्यान देना है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग से रागात्मक भाषा का संबंध है। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा का संबंध है द सेग्रेट वुड से। कल्पना का सिद्धांत का संबंध है बायोग्राफिया लिटरेरिया से, कॉलरिज की है। और अनुकरण सिद्धांत का संबंध है कल्चर एंड अनार्की से। किससे? कल्चर एंड अनार्की से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। चलिए अब आते हैं हम 70 नंबर पे। तो रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग से, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सेग्रेट वुड से, कल्पना सिद्धांत बायोग्राफिया लिटरेरिया से, अनुकरण सिद्धांत पेरिपोइथिकिस से। अब आते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर में दिया है कि निम्न संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मुनि का कौन सा संप्रदाय है? इनका है रस संप्रदाय। दंडी का अलंकार संप्रदाय है। वामन का रीति संप्रदाय है। और आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71 में दिया है कि निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उनका निबंध क्या है? उनका निबंध है माटी हो गई सोना। फिर है दिनकर का निबंध है रेती के फूल। अज्ञे का निबंध है आल बाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध है आलोक पर्व। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। और संचारिणी शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। तो बिल्कुल हमने सही मिलाया था। 72 पे आते हैं। 72 में दिया है कि निम्न संस्मरात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्मरण दिया है, सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिया है। आछे दिन पाछे भय किसका संस्मरण है? तो काशीनाथ सिंह का है। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है। आंगन के बंधनवार विवेकी राय का है। वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। 73 पे आते हैं। 73 में दिया है
कि निम्न लेखकों को उनके यात्रा वृतांत के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में यात्रा वृतांत हैं। राहुल सांकृत्यायन का क्या है? तो इनका है मेरी तिब्बत यात्रा। बेनीपुरी का क्या है? तो बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांध के। इनका है पैरों में पंख बांध के। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी है। और देश विदेश तो दिनकर का यात्रा वृतांत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं 74 पे। 74 में दिया है सूची 1 में कहानी, सूची 2 में कहानीकार। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो ये शुक्ल जी की कहानी है। गुलबहार। गुलबहार कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है। तो ये ध्यान देना है। शिल्प विधा की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय माना जाता है, ऐसा लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय 1903 में है। गुलबहार गोस्वामी जी का 1902 में है। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे का 1 में है। प्लेग की चुड़ैल 1902 में है। दुलाई वाली 1907 में है बंग महिला का। अगला है 75 का। इनमें दिया है कि काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध किसका काव्य है? रघुवीर सहाय का। हाशिए का गवाह, ये किसका काव्य है? तो हाशिए का गवाह काव्य होगा कुंवर नारायण का। बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान देना है। हाशिए का गवाह काव्य कुंवर नारायण का है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का। और स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे का है। ठीक, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का, स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ भी देख देते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है। स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे का है। छवि के बंधन भारत भूषण अग्रवाल का है। इस पेपर में 75 प्रश्न थे और ये पेपर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। शीघ्र ही मिलेंगे अगले पेपर में। क्लास को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने